टोटल टर्नओवर था, इंटरनेशनल कंपनी का जो टोटल टर्नओवर था, इसको बीट कर दिया हमारी स्वदेशी कंपनियों ने, डायरेक्ट सेलिंग की स्वदेशी कंपनियों ने इंटरनेशनल डायरेक्ट सेलिंग को, यानी कि यहाँ से डोमिनेशन स्टार्ट होता है। रियल डोमिनेशन जो इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों का है, आज भी आप देखेंगे आरसीएम, वेस्टीज, मोदी केयर, आईएमसी बहुत अच्छा टर्नओवर कर रही है, बहुत अच्छे। पूरे इंटरनेशनल कंपनियों का इंडिया में जो टर्नओवर है, शायद एक दो कंपनी ही उससे ज्यादा टर्नओवर कर रही है। तो इंडियन डायरेक्ट सेलिंग का डोमिनेंसिंग थर्ड फेज में आया, और क्या हुआ, प्रोडक्ट बेस को प्रूवन हो गया कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां ही अच्छी कंपनियां होती है डायरेक्ट सेलिंग में, क्योंकि इस जोन में एक डार्क साइड भी थी इंडस्ट्री की, कि बहुत सारी पोंजी स्कीम, ये स्कीम, वो स्कीम, ये वाली चीजें भी स्टार्ट हुई। इन चीजों के कारण इस इंडस्ट्री का जो ओरा था, इस इंडस्ट्री की जो वैल्यू थी, इस इंडस्ट्री के बारे में जो लोगों की परसेप्शन थी, वो बहुत सारे लोगों को उसने नेगेटिव भी किया। बट इन कंपनियों ने अच्छा काम ये किया कि प्रोडक्ट बेस को एस्टैब्लिश करके दिखाया कि प्रोडक्ट बेस एक अच्छा और सच्चा बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग का हो सकता है। बट इस स्टेज में भी दिक्कत क्या रही, थर्ड स्टेज में डिसएडवांटेज क्या रही, ओवर प्राइस प्रॉब्लम आज भी बनी हुई है। मैं ओवर प्राइस बोल रहा हूँ, वैल्यू फॉर मनी अलग चीज है। ओवर प्राइस का मतलब है जो एफएमसीजी है, जो डेली केयर का प्रोडक्ट है, जो आटा चावल, नमक, साबुन, सरफ, डिटर्जेंट पाउडर, ये सारी चीजें हैं, इनका जो रेट है ना भाई साहब, वो आम आदमी को भी पता है, वो डायरेक्ट सेलर को भी पता है, वो ई कॉमर्स वाले को पता है, जो भी कंज्यूमर है हर किसी को पता है। उसका दिमाग ऑटोमेशन पे रहता है, कंपैरिजन किया कि सर्फ एक्सेल का इतना है, ओके का इतना है, फ्ला कंपनी का इतना, इसका इतना है। तो उसके दिमाग में उसका एक बजट सेट है और उसके दिमाग में प्राइस सेट है। वो उससे बाहर जो कोई प्राइस की चीज देखता है, सेम चीज, तो उसके दिमाग में शक आता है ये महंगी क्यों है, फिर उसकी क्वालिटी पे जाता है। बहुत सारे लोगों ने डेलिबरेटली इस चीज को मिसयूज किया है कि वो अच्छी क्वालिटी बता के एक जनरल प्रोडक्ट को महंगा बेचने की कोशिश की है, जिससे लोगों को इस इंडस्ट्री के बारे में एक परसेप्शन बन के उभरा कि डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट महंगे होते हैं क्योंकि यहाँ ड्रीम पूरे होते हैं, कार आती है, या ये आता है। ऐसी ऐसी चीजों को लगा के मोटिवेट करके इस इंडस्ट्री को ओवर प्राइस इंडस्ट्री बना दिया, जिसकी वजह से आम जो कंज्यूमर था वो इस इंडस्ट्री से हमेशा दूर रहा। वो इस इंडस्ट्री में नहीं आया। वो रामदेव के साथ गया, कभी डाबर के साथ गया, कभी कभी आप देखेंगे हिमालय के साथ गया, कभी आप देखेंगे झंडू के साथ, डाबर के साथ, इनके साथ वो कनेक्टेड रहा और आज भी कनेक्टेड है। क्योंकि हमारी इंडस्ट्री का टर्नओवर देखेंगे तो वो बहुत दोना साबित होता है पूरी इंडस्ट्री का एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल मार्केट का। जबकि डायरेक्ट सेलिंग में आपको पैसा भी आता, आपके ड्रीम भी पूरे होते हैं। ट्रेडिशनल मार्केट से पैसा भी नहीं आता, फिर भी कंज्यूमर उनके पास ज्यादा। ये सोचने का टाइम आज हमारे सामने है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये धीरे धीरे जो चलता आया था, इंटरनेशनल वालों की कॉपी थी। प्राइस कभी भी उन्होंने ट्रेडिशनल मार्केट को कॉपी नहीं किया, इसलिए इंटरनेशनल की कॉपी करते करते ना तो इंटरनेशनल बन पाए, ना वो स्वदेशी बनाए, वो बीच के रह गए। आज जो कंपनी आपको दिखाई दे रही है, आज से 15 साल पहले खुली, 20 साल पहले खुली इंडिया में, वो आज ना ट्रेडिशनल में शूट करती है, ना इंटरनेशनल लेवल पे शूट करती है। तो वो उनका जो जोन वो बीच वाला जोन है। स्टोरी सेलिंग, इसमें सबसे ज्यादा स्टोरी बहुत लोगों ने प्रमोट की, इसके ये कार आ गई, इसकी वो कार आ गई, इसका ये विला आ गया, इसका वो विला आ गया। स्टोरी 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 स्टोरी, मोटिवेट मोटिवेट। प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा इस जोन में बात नहीं की गई। ओनली स्टोरी, ओनली कार, ओनली ड्रीम्स, ये वाली बात हुई। प्रोडक्ट बेस्ड बाइनरी और हाइब्रिड प्लान भी आए जो अनस्टेबल थे, और इसमें बहुत अच्छे प्लान भी आए। जैसे आजकल हम और हमारे जैसी नई कंपनी जो लेके आ रही है, जो प्लान को समुद्र करके लेके आई, वो इस एरा में आए। और यहाँ पे बड़ा आजकल टफ कंपटीशन चला हुआ है कि मैं पुराना हूं, मैं नया हूं, मैं अच्छा हूं, मैं ये बुरा हूं, इसके पास ये नहीं, मेरे पास ये नहीं। ये जो चलाओ, ये हेल्दी कंपटीशन है। कुछ लोग इसको नेगेटिव कंपटीशन बना देते हैं, कुछ लोग प्राइस के कंपटीशन को भी नेगेटिव देखते हैं, कुछ लोग जो हमारा बिजनेस प्लान है, स्मूदर है, उसको भी नेगेटिव देखते हैं। तो मेरा मानना है उनको आज से 10 साल पहले का प्रमोशन का तरीका देखेंगे, जब वो इंटरनेशनल कंपनी के साथ फाइट कर रहे थे, सेम तरीका था जो आज आप लोग कर रहे हैं, जो आज ओके लाइफ के प्रमोट करिए। हेल्दी कंपटीशन आज से नहीं, जब से कॉर्पोरेट जगत पैदा हुआ है, तो कंपनी ऐसे ही प्राइस पे लड़ी है, ऐसे ही बेटर सिस्टम पे ही उनकी फाइट हुई है। आप देख लीजिए, जियो आया तो उन्होंने प्राइस कम करके
अफोर्डेबल करके एक बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट दिया तो सभी को रिप्लेस कर दिया। तो हमने क्या किया, हम ना तो इंटरनेशनल की कॉपी किया, ना हमने बीच में जगह बनाई। हमारे सामने खाली सीट पड़ी थी कि एक ट्रेडिशनल मार्केट के प्राइस पे कोई भी कंपनी, हो सकता है एक दो कंपनी हो, पर मैक्सिमम कंपनियां नहीं है जो ट्रेडिशनल मार्केट के रेट को फॉलो करती हो। हमने ट्रेडिशनल मार्केट के रेट पे एक बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट दिया। इसकी वजह से आज देख रहे हैं कि रिवॉल्यूशन पैदा हो रहा है इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में। एक सेंसेशन कंपनी उभर के ओके लाइफ के पिछले 1-1.5 साल से आई है, बेटर कंपटीशन, थ्रोट कट कंपटीशन दे रही है इंडिया की बहुत अच्छी अच्छी कंपनियों को। कुछ लोगों ने एक कंपनी के साथ ही हमें जोड़ के देखते। मैं कहता हूं हम सबके लिए चैलेंज है भाई साहब, 1 से 1.5 साल आप रुक जाइए, आपको पता लगेगा टर्नओवर वाइज, और उस टाइम पे हम 4 से 5 साल पुरानी भी कंपनी हो जाएंगे। कुछ लोगों ने आज से 2 साल पहले भी बोला था कि ये तो 1 साल पुरानी कंपनी पता नहीं कितने दिन चलेगी, फिर 2 साल पूरे हुए तो बोले 2 साल पुरानी है, 3 साल पूरे हुए 3 साल पुराने के लिए डमरू बजाते रहे। आज हम 3.5 साल के लगभग हैं, 6 महीने में 4 साल के हो जाएंगे, अगले साल तक हम 5 साल के हो जाएंगे। मैं कह रहा हूँ 5 से 6 साल के होंगे। आप देख लेना, मुकाबला पॉसिबल नहीं, क्योंकि हमारा जो रीढ़ की हड्डी है वो हमारा कंज्यूमर सेंट्रलाइज पॉलिसी है। हमारी रीढ़ की हड्डी दूसरी जो है वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर का जो एक सपना होता है, जो इजी प्लान देना होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को के हर्डल्स होते हैं, जो अप एंड डाउन होते हैं, उनको स्मूथ करके हमने एक अच्छा अपने जो उस टाइम को हो सकता था बेस्ट प्लान देने की कोशिश की है। और इस जो 14 से 24 साल का जो एज रहा, इसमें बिजनेस प्लान जो आज से 15 साल पहले लेके कंपनियां चली थी, आज वो आउटडेटेड हो चुका। वो आज लोगों की जो उस साल, क्योंकि 15 से 20 साल पहले ऑल्टो कार उनके सपनों की कंपनी कार होती थी, आज उनकी ऑल्टो सपना नहीं है, वो जरूरत बन गई है। हमारे बाप दादा के टाइम पे साइकिल एक लग्जरी होता था, उसके बाद बाइक आया, बाइक के बाद छोटी कार आया, छोटी कार के बाद बड़ी कार आई, बड़ी कार के बाद लग्जरी कार आई। तो जब ये प्लान बन रहे थे तो उस टाइम पे लोगों की जरूरत बहुत छोटी थी, उनकी लग्जरी बहुत छोटी थी, उनकी जो लाइफस्टाइल की जो एक रिक्वायरमेंट थी वो बहुत छोटी थी। तो वो प्लान भी उसी टाइप के, उसी जोन के, उसी साइकोलॉजी से बने हुए थे। आज जो प्लान बन रहे हैं, आज की साइकोलॉजी, आज की रिक्वायरमेंट को देख के, आज की लग्जरी लाइफ को देख के, आज के लोगों की पेइंग और बाइंग कैपेसिटी को देख के बन रहे हैं। तो इसलिए हम अपडेटेड हैं, आज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये प्लान बना हुआ है। तो आप देखेंगे कि जितने भी थर्ड स्टेज में हमने कंपनियों को देखा, यहाँ पे इंडियन कंपनियों का आपस में ही वो चला है। बीच में एक जोनेसिस नाम की कंपनी भी आई, इंडिया में अच्छा नहीं कर पाई। रीजन वही रहा कि बहुत महंगा प्रोडक्ट, हेल्थ की बात, और कुछ बात नहीं की, अच्छी कंपनी होने के बाद भी मुंह की खानी पड़ी इंडिया जैसे प्लेटफॉर्म पे। तो इंडिया में सरवाइव करना है तो प्राइस फैक्टर सबसे प्राइम फैक्टर रहेगा। आज नहीं तो कल बहुत सारे लीडरों को समझ में आएगा, बहुत सारी कंपनियों को समझ में आएगा, और आने वाली जितनी भी कंपनियां इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में होंगी, जो आगे आएगी, वो महंगा नहीं माय डियर फ्रेंड, रीजनेबल अफोर्डेबल प्राइस में आएंगे। नहीं तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ओके लाइफ केयर ने, आप लोगों ने एक ऐसी मेहनत की है, ऐसे कंसेप्ट को प्रमोट किया है कि आने वाले जितने भी खिलाड़ी होंगे डायरेक्ट सेलिंग के, उनको एक चीज को ध्यान में रखते ही कोई भी कंसेप्ट की शुरुआत करनी पड़ेगी, वो है प्राइस। जब तक प्राइस कंट्रोल नहीं होगा तब तक इस इंडस्ट्री का भला नहीं हो सकता, और इंडस्ट्री का भला हो जाएगा तो हम सभी का भला हो जाएगा। सारी कंपनियां सर्वाइवल पे आ जाएंगी, सभी लीडर सर्वाइवल पे आ जाएंगे, और एक अच्छा टर्नओवर हम जनरेट कर पाएंगे, जिससे पूरी कंट्री का भला हो सकता है। तो इस इंडस्ट्री की एक पोटेंसी है, पर पोटेंसी को कहीं दबाया गया है, जो कि प्राइस से दबी हुई है। हमें इस चीज को ओपन होके पॉजिटिव और हेल्दी कंपटीशन बनाना पड़ेगा, अपनी मार्केट को एक पॉजिटिव तरीके से बताना पड़ेगा। कुछ लोग अभी भी आपको अपने सिस्टम को बचाने के लिए डमरू बजा के आपको गुमराह करने की कोशिश करते हैं कि वैल्यू फॉर मनी, मर्सिडीज की अपनी वैल्यू है। भाई साहब, मर्सिडीज और नमक टाटा के और दूसरे के नमक में आप क्या डिफरेंस करना चाहते हैं? मर्सिडीज अलग चीज है भाई, रोजमर्रा की जिंदगी की बात हो रही है यहाँ पे, रोजमर्रा के प्रोडक्ट की बात हो रही है, क्योंकि हेल्थ के प्रोडक्ट की ज्यादा बड़ी मार्केट अभी नहीं, आने वाले 10 साल के बाद बहुत अच्छा हेल्थ का जोन आएगा।
बट ओके लाइफ केयर ने जिस तरीके की हेल्थ की रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि यहाँ पे लोग इलनेस को पहले पूछते थे, प्रोडक्ट को बाद में पूछते थे, इलनेस को प्रोडक्ट लेने से पहले पूछे कितने दिन में ठीक कर देगा, रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। तो ओके लाइफ केयर ने इस चीज को भी समझ के ऐसे प्रोडक्ट दिए जो कि टारगेटेड थे, जो कि लगते प्रोफेशनल हैं, जो कि उनका रिजल्ट भी प्रोफेशनली तरीके से आपको 6 दिन, हफ्ते, 10-15 दिन में पॉजिटिव हेल्थ बेनिफिट उनके नजर आते हैं। टारगेटेड न्यूट्रिशन की शुरुआत करने वाले भी आपकी कंपनी ओके लाइफ केयर है, जो कि इंडिया में ऐसे हेल्थ प्रोडक्ट लेके आए जो लोगों की रिक्वायरमेंट के थे। तो यहाँ पे हमने 3 स्टेज डिस्कस की। अब 3 स्टेज में मैंने जो मेन चैलेंज जो हमारे सामने निकल के आए, आने वाले फेज मैं आपको जो कल का जो हमारा सेशन रहेगा उसमें बताऊंगा कि आने वाला चौथा फेज कैसा होगा, कौन कंपनी उसमें डोमिनेट करेगी, कैसे कैरेक्टरिस्टिक होंगे उस कंपनी के जो आने वाले 5 से 10 साल को ग्रैब करने वाली है, कौन सी कंपनी हो सकती है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियों ने पिछला 10 साल अच्छे से ग्रैब किया है। अब उनको जैसे सचिन तेंदुलकर को रिप्लेस किया विराट कोहली ने, आने वाला इंडियन डायरेक्ट सेलिंग की विराट कोहली कौन है, वो आपको उसके स्किल्स कल हम डिस्कस करेंगे। बट आज हम पहले चैलेंजेस जो अभी तक मैंने डिस्कस किए तीनों फेज में उसको समराइज कर लेते हैं। देखिए, बल्क बाइंग बहुत बड़ा इशू है हमारी इंडस्ट्री का, इसको कोई नकार नहीं सकता। और ये लैकुना एक ही चीज से है, एक ही चीज इसमें दिक्कत करती है, जो बिजनेस प्लान का जो इंजीनियरिंग है, जो आर्किटेक्चर है बिजनेस प्लान का, वो कहीं ना कहीं बल्क परचेज को प्रमोट करता है। जब तक उसके आर्किटेक्चर को, जब तक उसका स्ट्रक्चर को हम स्मूदर नहीं करेंगे, उसको रीस्टैंडर्डाइज नहीं करेंगे प्लान को, तब तक बल्क परचेज नहीं खत्म हो सकती इस इंडस्ट्री से, क्योंकि वो टेक्निकल एरर है प्लान में। उस टाइम पे वो अच्छा चीज था जब ये इंडस्ट्री ओनली किस चीज के लिए जानी जाती थी, मोटिवेशन। आज लोग इस इंडस्ट्री को प्रोफेशनल इंडस्ट्री बनाना चाहते हैं, तो इस फैक्टर को इन प्लानों से निकालना पड़ेगा कि ये बल्क परचेज किस फैक्टर के कारण आ रही है। तो इसमें भी एक रिवीजन होना चाहिए, इसमें भी संशोधन होना चाहिए प्लानों में कि वो बल्क परचेज को प्रमोट ना करें, ये बड़ा इशू है। दूसरा है ओवर प्राइस। बहुत सारे लोगों का डिबेट रहता जी, मेरा तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है इसलिए प्रोडक्ट भी महंगा, मेरे तो यहाँ कार आ जाती है इसलिए प्राइस तो महंगा होगा। नहीं भाई साहब, हमने बताया था लोगों को कि डायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता है कंपनी टू कंज्यूमर, और बीच का पैसा हमें मिलता है। पर ये बीच का डिसाइड कौन कर रहा है? यदि बीच का डिसाइड करने वाला ओनली मोनोटोनियस आदमी है, ओनली सिंगल आदमी है जो कि डायरेक्टर कहलाता है, यदि वही डिसाइड करता है तो गलत है। ये बीच का पैसा डिसाइड होना चाहिए मार्केट के रेट के अनुसार। यदि मार्केट के रेट के अनुसार डिसाइड होगा तो 100% आप का जो बिजनेस है उसमें 4 चांद लग सकते हैं। तो हमें ओवर प्राइस को भी कम करना पड़ेगा, डायरेक्टर के दिमाग से नहीं, मार्केट की जो करंट सिनेरियो है उसके हिसाब से हमें चलना पड़ेगा, तब जाके ये चीजें कंट्रोल में आएंगी। नॉन रिक्वायरमेंट और यूजलेस प्रोडक्टों को भी लात मारनी पड़ेगी, क्योंकि हमने बहुत सारे मिरेकल प्रोडक्ट इसमें बेचे हैं कि इससे खाते ये हो जाएगा, उसके खाते ये हो जाएगा। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं, जैसे व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे हमारे पास मैसेज आता है ना, पूर्व दिशा में सोने से आपकी डायबिटीज ठीक हो जाएगी। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हमारी इंडस्ट्री में है कि 100 लोगों को ये भगवान की पोस्ट शेयर करोगे तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाएंगी। इनसे कुछ नहीं होने वाला। ऐसे प्रोडक्टों को हमने इस इंडस्ट्री से निकालना पड़ेगा जो मिरेकल के साइंस के नाम से जाने जाते हैं कि इससे पता नहीं खाते क्या हो जाएगा, इससे तो ये लाइफ बदल जाएगी। नहीं, साइंटिफिक आधार पे बात करनी पड़ेगी, फैक्ट्स पे बात करनी पड़ेगी। मेडिकल की जो फाइंडिंग्स है, प्रोडक्ट की जो फाइंडिंग्स है, मॉलिक्यूल्स की जो फाइंडिंग्स है, उसकी हेल्थ प्रॉपर्टी, उस पर बात करनी पड़ेगी, क्योंकि आने वाली जनरेशन सांप सपेरों वाली नहीं है। आने वाली जनरेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, आने वाली जनरेशन मेडिकल स्पेशलिस्ट की है, आने वाली जनरेशन टेक्निकल एजुकेशन वालों लोगों की है। वो इन चीजों को प्रमोट नहीं करेंगे, तो हमें इस चीज को भी बाहर निकालना पड़ेगा हमारी इंडियन डायरेक्ट सेलिंग से। क्वालिटी कंट्रोल भी बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि कोई भी कंपनी खोल के बैठ जाता है अपने ये बता के आयुर्वेदिक है, नेचुरल है। नेचुरल तो ऐसा बना दिया जैसे कि उनका पेटेंटेड है। नेचुरल का मतलब ये नहीं होता कि वो सेफ ही हो। नेचुरल तो भाई कोबरा भी है, उसका जहर हम डलवा लेके, वो नेचुरल नहीं है, वो कौन सा केमिकल है, तो वो कौन सा आर्टिफिशियल है। तो नेचुरल है इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे लिए हानिकारक नहीं हो सकता। तो हमें सेफ्टी का और क्वालिटी कंट्रोल का एक
एजेंडा लेके चलना पड़ेगा, इसको मेन सेंट्रलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि सप्लीमेंट में इंडिया जैसी उसमें अभी भी लोग ऐसी ऐसी चीजें बेचते हैं जो लोगों के लिए ज्यादा सेफ नहीं है, ऐसे ही कुछ भी बना के ले आते हैं, ओनली एक अच्छा सा हैंडसम सा प्लान बना 6 महीने का, उसको उड़ाने के लिए मिरेकल प्रोडक्ट बना देते हैं। दूसरा है नॉन साइंटिफिक डेमो दिखाना, डेमोस्ट्रेट, ये बेटाडीन क्लीन कर जाऊंगा, वो क्लीन हो जाएगा, ये क्लीन हो जाएगा, इसे थर्माकोल कट जाएगा, उससे नहीं, आपको साइंटिफिक डेमोस्ट्रेट करना पड़ेगा, क्वालिटी को आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, साइंटिफिक एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करनी पड़ेगी कि आपके प्रोडक्ट में ये क्वालिटी है, इसके कारण है, और इसकी इतनी क्वांटिटी है, और ये इसकी स्टडी है, इसकी फाइंडिंग, इसके बारे में ये एविडेंस ये बोलता है, ये चीजें हमें डिस्कस करनी पड़ेंगी, तब जाके लोगों का जो विश्वास है इस इंडस्ट्री में ज्यादा बढ़ेगा। नॉन स्पेशलाइज प्रोडक्ट को भी हमने बाहर करना पड़ेगा आने वाले टाइम में, टारगेटेड कस्टमाइज्ड न्यूट्रिशन प्रोडक्ट, वेलनेस प्रोडक्ट्स, पर्सनल केयर प्रोडक्ट पे काम करना पड़ेगा, तब जाके हम एक अच्छा बिजनेस, अच्छा टर्नओवर इस इंडस्ट्री में कर सकते हैं। आउटडेटेड बिजनेस प्लान को भी हमने रिवाइज करके उसमें संशोधन करना पड़ेगा। ये बड़ा कंट्रोवर्शियल डिबेट का एक एजेंडा है कि जी प्लान नहीं बदला जाना चाहिए, प्लान नहीं बदला जाना चाहिए। मैं ये कहता हूं भाई साहब, घर की नींव मत तोड़ो, घर को पूरा मत तोड़ो, पर पेंट तो करवा सकते हो घर पे अंदर फर्नीचर तो अच्छा ला सकते हो, तो प्लानों के कुछ जो फीचर्स है उनको तो निकाल दो। बेसिक स्ट्रक्चर को कौन बोलता है? प्लान चेंज का मतलब ये नहीं होता कि आप उसमें संशोधन ना करें, प्लान चेंज का मतलब ये होता है कि आप पूरा स्ट्रक्चर उड़ा दें तो वो प्लान चेंज है। पूरा स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा, संशोधन करना पड़ेगा यदि सर्वाइव रहना है, तो इस इंडस्ट्री में राज करना है, तो आने वाले जो हमारे चैलेंजेस को देख के, हमारी रिक्वायरमेंट को देख के हर 10 से 20 साल में प्लानों को दोबारा से रिवाइज करना पड़ेगा। जो नहीं करेगा वो मारा जाएगा, कोई भी क्यों ना हो, जो कि अपडेट नहीं होता वो आउटडेट हो जाता है। ये नेचर का रूल है। फिटेस्ट सर्वाइवल थ्योरी कहती है कि आप फिट नहीं है तो हिट नहीं है, आप चले जाएंगे, कोई ना कोई और फिट है वो आपकी जगह ले लेगा। स्लो ग्रोथ है प्रोडक्ट बेस्ड जनरेशन प्लानों में, ये इसलिए है क्योंकि डेप्रिसिएट हो चुके हैं प्लान, आज से 15-20 साल आए हुए प्लान आज के टाइम पे हमारे लिए वो ग्रोथ नहीं लेके आ पाते जो हमारी आज रिक्वायरमेंट को पूरा करे। तो इनमें हमने एक रिवीजन लाना पड़ेगा। रैंक, साइड मेंटेन, ये मेंटेन, वो मेंटेन, इनको भी हमने रिवीजन करके समुद्र करना पड़ेगा आने वाले टाइम में। हो सकता है कि कुछ लोग अंधभक्ति में मोटिवेट होके, ड्रीमर बन के, एक कंपनी के भगत बन गए, ऊपर हमें इस इंडस्ट्री के बारे में प्राउड माइंड से वाइड तरीके से सोचना पड़ेगा। क्या ये जो फीचर है इस प्लान में आया कहां से, किसने इजाद किया कि साइड में ही मेंटेन होना चाहिए, किसने इजाद किया, कौन इसका फादर, इन चीजों को हमें देखना पड़ेगा। कौन ऐसा इकोनॉमिस्ट था जिसने ये दिमाग लगाया? क्या इससे अलग दिमाग नहीं लगाया जा सकता? क्या इससे बेटर नहीं हो सकता? क्योंकि यदि आज से साइंस, आज से 100 साल पहले का जो आविष्कार था, यदि वो आज भी वही ऐसा हो, तो फिर तो भाई साहब जहाज में तो 2 ही आदमी बैठ सकते थे, क्योंकि राइट ब्रदर्स ने जो जहाज बना उसमें 2 ही आदमी को बैठने की जगह थी। तो फिर तो आज हम 200, 300 लोग बैठ के नहीं जा सकते थे यदि इसमें डेवलपमेंट नहीं होता। टेक्नोलॉजी इजाद तो होगी, टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट टाइम के अनुसार लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आना चाहिए, वो धरातल पे काम करना चाहिए। तो मेरा यही कहना है, साइंटिफिक और यंग एंटरप्रेन्योर से बात पूछनी चाहिए। प्लान बनाया किसने, ये कंसेप्ट किसका था, और ये क्यों बनाया, और कितने दिन तक सर्वाइव करेगा, ये सवाल आपको पूछना पड़ेगा। यदि आप किसी भी प्लेटफॉर्म से, जिससे मैं कनेक्टेड हूं या आप दूसरे प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड हैं, उनसे पूछना पड़ेगा कितने दिन का प्लान है, कितने लंबा चलेगा, क्या इस प्लान में कोई रिसेशन नहीं आएगा। वर्ल्ड की इकोनॉमी में यूएस के इतने बड़े बड़े एक्सपर्ट बैठे, उनकी इकोनॉमी में रिसेशन आता, हमारी इंडस्ट्री में प्लानों में रिसेशन नहीं समझ में आता लोगों को। वो अपने मन गढ़ंत कहानियां सुना के, डमरू बमरू बजा के, इमोशनल करके, ब्लैकमेल करके लोगों को गुमराह करते रहते हैं। मैं हाथ जोड़ के ये कहता हूँ, यंग एंटरप्रेन्योर से, हर कंपनी से पूछना चाहिए आपको कि ये प्लान की जो पावर है कितने साल तक टिकी रहेगी, क्या इस प्लान का कोई तोड़ आएगा तो किस तरीके का आ सकता है, क्या हम कब इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लान चेंज की बात नहीं करता, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ प्लान चेंज, बट प्लानिंग और मॉडिफिकेशन बहुत जरूरी है टाइम के हिसाब से। ओनली मोटिवेशन और स्टोरी सेलिंग एजुकेशन सिस्टम, आप देख लीजिए, किसी भी सेमिनार में अटेंड करके देख लीजिए, आएंगे मोटिवेट, ये हो जाएगा, वो आ जाएगा। भाई साहब, सेलिंग स्किल, पर्सनल डेवलपमेंट स्किल्स,
ये कौन सिखाएगा? प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, प्रोडक्ट के जो हमारे मेन एट्रीब्यूट्स है उसके बारे में कौन बताएगा? कैसे कैसे ये चैलेंजेस हमें पार करने पड़ेगी, इस चीज से कौन पार करवाएगा? ये चीजें हमें लानी पड़ेगी। मोटिवेशन और स्टोरी सेलिंग, जो भी एजुकेशन सिस्टम इस इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में सौदेबाजी स्टेज से दिखाई जा रही है, उससे आपका भला नहीं होगा। उससे कुछ लोगों का भला हो चुका है, पर भला नहीं होने वाला है, राइट? इसमें चेंज लाना पड़ेगा। और ये मुझे जो लगता है, ये चौथे स्टेज में, 3 स्टेज हमने पार की, चौथा स्टेज में जो कंपनी इन चीजों को चेंज करके लाएगी, वही किंग कहलाएगी आने वाले 2020 से 30 के बीच में। वही काम कंपनी, आज ये जो मैं बात बोल रहा हूँ, ये बड़ी टेक्निकल और थ्योरेटिकली दोनों चीजों को एक्सपीरियंस करके मैंने एक निचोड़ निकाला। इन चीजों पे काम किए बिना आप हिट नहीं हो सकते, आप फिट नहीं हो सकते, और आप इस इंडस्ट्री के किंग नहीं बन सकते। तो चौथी स्टेज में क्या क्या फीचर होंगे, अभी हमें इस इंडस्ट्री को समराइज किया, क्या हुआ, किसने क्या किया। कल हम बात करेंगे आने वाला इंडस्ट्री का जो दौर होगा, जो एरा होगा, जो 10 साल होंगे, किस तरीके के माइंडसेट होगा, किस तरह के प्रोडक्ट हो सकते हैं, क्या साइकोलॉजी हो सकती है, क्या स्किल्स हो सकते हैं, क्या टेक्निकलिटीज हो सकती हैं इस इंडस्ट्री को आगे ले जाने में। कौन कौन ज्यादा एक अच्छे खिलाड़ी मैदान में, कल उन कंपनियों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो मेरा यही है कि ईमानदारी के साथ, क्योंकि मैं आज से 2 साल पहले एक वर्ड लिखा था, मैंने ये स्टडी मैंने 2 साल पहले स्टार्ट की थी। आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। तो मैंने डिस्कस किया है कि मैंने लिखा था, ओके लाइफ कैन बी ए फोर्थ रिवॉल्यूशन ऑफ दिस इंडस्ट्री। अब पूछो चौथा आंदोलन, चौथा रिवॉल्यूशन कैसे हो सकता है? पहला रिवॉल्यूशन बाहर की कंपनियों ने इंडिया में लेके आई, एमवे जैसी, हर्बल लाइफ जैसी। दूसरा रिवॉल्यूशन आरसीएम जैसी कंपनियां, मोदी केयर जैसी कंपनियां ने लेके आया। उसके बाद वेस्टेज जैसी कंपनियां तीसरा रिवॉल्यूशन का पार्ट बनी। आप इनका रिवॉल्यूशन जितना भी इन्होंने एरा जीना था, इन्होंने जितना भी स्ट्रॉन्ग तरीके से काम करना था, मुझे लगता है ये सैचुरेशन पे पहुंच गई। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इट्स नॉट कि मैं किसी को यहाँ पे डीवैल्यू कर रहा हूँ या किसी की बेइज्जती कर रहा हूँ। मुझे जो लगता है अभी तक इस इंडस्ट्री का जो पैटर्न चला है ग्रोथ का, मुझे जो लगता है इस इंडस्ट्री में चौथा फेज, ये इंडस्ट्री चौथा आंदोलन मांग रही है, चौथा रिवॉल्यूशन मांग रही है। वो कंपनी कैसी होगी? मैं यही बोलता था कि ओके लाइफ केयर जैसी कंपनी ही चौथा आंदोलन खड़ी करने वाली कंपनी होगी। तो मैं कल आपके साथ ये डिस्कस करूंगा, चौथा रिवॉल्यूशन, फोर्थ रिवॉल्यूशन कैसा होगा, कल डिस्कस करेंगे। क्योंकि 10 दिन मैंने बताया, और 10 दिन अब डिस्कस जो हम कर रहे हैं, ये सुन लेंगे ना भाई साहब, अच्छे लीडर्स को नाको चने चबा सकते हैं, जो अंधभक्ति में आपको डबडुबकी बजाना सिखा रहे हैं, जो स्किल्स की बात नहीं कर रहे, जो साइंस की बात नहीं कर रहे, जो सेंस की बात नहीं कर रहे हैं। तो यही कहता हूं, 10 दिन, अगले 8 टॉपिक, और ये पर्सनल है, लॉजिकली है, ये कोई वैसी ट्रेनिंग नहीं है किताब पढ़ के आ गया। मैंने 5-5 लोगों से 5-5 हजार लोगों को प्रेजेंट करना सीखा है, तब देखा है कि एक्चुअली में इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट क्या है, ये इंडस्ट्री क्या चाहती है हमसे। तो ये सारी चीजें आप लोगों के साथ आने वाले एपिसोड्स में, आने वाली ट्रेनिंग में हम डिस्कस करेंगे। आज का एक दूसरा जो मैं आपको टॉपिक देना चाहता हूं, क्योंकि कल हमने माइंड लिया था, कुछ लोगों ने शर्मा के नहीं भी वीडियो बनाया, तो आज मैं पर्सनल रिक्वेस्ट करता हूं, लेट्स मेक इट रिवॉल्यूशन, कि हमारे हर किसी की पहुंच से आज शाम तक वही प्रोडक्ट प्रमोट हो। उस प्रोडक्ट को हम पिंक 18+ का नाम देते हैं, क्योंकि कल माई 90 की बात की थी, आज पिंक 18+। 18 साल प्लस जो महिलाएं हैं उनके लिए स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट है। उनके यूटीआई की प्रॉब्लम रहती हो, जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो, उसके लिए क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट इसमें है। डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए प्रोबायोटिक्स इसमें ऐड किया गया है। आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन B12, बी कॉम्प्लेक्स, जो उसके मेटाबॉलिज्म को, जो उसकी डेफिशिएंसी को, कैल्शियम, विटामिन डी, ऐसी चीजें डाली गई हैं जो उसके रोजमर्रा जो खाने से नहीं ले पाती फीमेल, वो अपनी उससे कंट्रोल कर सकती है डेफिशिएंसी को, बीमारी से उसके कारण बच सकती हैं। जो स्ट्रेस ले रही है आज फीमेल 18 साल प्लस, जो कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करी है, बैंकिंग में काम करी है, स्कूल में काम करी है, या एजुकेशन लेने के लिए घर से बाहर रह रही है, प्रॉपर डाइट ले पाती, प्रेशर है, स्ट्रेस, उसके लिए हमने ब्रेन
कि रिलैक्स के लिए इसमें जिंको बिलोबा है, 2-3 चीजें और डाली हैं जो कि आप दूसरे वीडियो में आप देख सकते हैं। मैंने जो इसी चैनल पे एक वीडियो डाला है पिंक 18, उसमें और सारी प्रॉपर्टी, हार्मोन को बैलेंस करना, फर्टिलिटी को इनहांस करना, तो ऐसी ऐसी चीजें हमने इसमें ऐड की है। 5 बेस्ट फीचर इसके बारे में जो आपको उस वीडियो को देख के समझ में आए, अपनी 2 से 3 मिनट की वीडियो उस प्रोडक्ट को हाथ में पकड़ के बनाएं। प्रोडक्ट ना भी है तो वैसे ही आप कैमरे के सामने चाहे 2-3 मिनट रिकॉर्ड किया, चाहे स्टार्टिंग में लिख के करें, इससे स्किल डेवलपमेंट होंगे, इससे आप प्रेजेंटेबल बनेंगे, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इससे आपके प्रोडक्ट का रिवॉल्यूशन खड़ा होगा, इससे आपकी डिजिटल मार्केटिंग के जो स्किल्स हैं वो डेवलप होंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे बस यही चैलेंज देना चाहता हूं, थिंक 18 प्लस को हम प्रमोट करेंगे आने वाला जो 24 घंटे हैं, क्योंकि कल 12 बजे फिर से मिलने वाले हैं एक नए हॉट टॉपिक के साथ, और उसका नाम होगा कि फोर्थ रिवॉल्यूशन इस इंडस्ट्री का कैसा होगा, कौन कंपनी बाजी मारेगी आने वाले 10 साल में इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में, राइट। तो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, खुश रहे, और सच्चाई का बिजनेस प्रमोट करें, गलत चीजों को प्रमोट ना करें, हेल्दी कंपटीशन लड़े, पर्सनल कंपटीशन, एक दूसरे पे गाली गलौज वाला, लड़ाई झगड़े वाला, किसी की डी वैल्यू। नमस्कार, लव यू ऑल। और पिंक 18 को भूलना नहीं है, आप चैलेंज देते इंडिया को।